हेलो दोस्तों। आज आपका एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कॉलेजियम सिस्टम इन इंडिया। बहुत ही रोचक विषय होने वाला है और काफी कंट्रोवर्शियल विषय भी है। कई बार लोग हम ये बोलते हैं कि क्या जुडिशरी इंडिपेंडेंट है या जुडिशरी कहीं ना कहीं से बाउंड है। तो दोस्तों, इस विषय में कहीं ना कहीं उन फ्लेवर्स को हम लोग समझ पाएंगे कि जुडिशरी क्या पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, क्या जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है या सपोर्ट में है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं आज आपके साथ कि वास्तव में कोलिजन सिस्टम है क्या। उसके कुछ मुख्य तथ्यों पर बात करेंगे कि वास्तव में इस सिस्टम की उत्पत्ति कैसे हुई। वास्तव में मैं आपको बता सकता हूं या बता रहा हूं कि कोलिजियम सिस्टम का मुख्य काम क्या है। ये एक 5 मेंबर पैनल है, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होते हैं, जिसका मुख्य काम सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर शामिल होता है। कोलिजियम सिस्टम के ऊपर कई बार दबाव बनाया गया और कई बार डेडलॉक जैसी कंडीशन भी आ जाती है। डेडलॉक इन द सेंस, क्योंकि हमारे पास कहीं ना कहीं न्यायपालिका में बहुत सारी वैकेंसीज हैं और बहुत सारे केस की पेंडेंसी है। तो जब हमारे पास जज ही नहीं रहेंगे तो निश्चित है कि हमारे पास एक डेडलॉक आ जाएगा। कहीं ना कहीं से हमारा इंडिपेंडेंट जो सिस्टम है, जो हमारा जुडिशरी है, वो कहीं ना कहीं से फेल होती नजर आएगी। तो कोलिजियम सिस्टम में जो रिक्रूटमेंट है वो कहीं ना कहीं से डिले होने लगा। इसीलिए इस विषय को बड़ा ही रोचक माना जाने लगा। क्या ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है और क्या दोष है। दोस्तों, हम ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे क्या इसके दोष हैं, कोलिजियम सिस्टम में क्या दोष हैं, और इन दोषों को निवारण करने के लिए क्या कोई अलग संस्था बनाई जानी चाहिए या कभी अलग संस्था कोई बनाई गई थी और उसका परिणाम क्या निकला। आज आखिर कोलिजियम सिस्टम रन कर रहा है तो क्या वो सिस्टम क्यों फेल हुआ। दोस्तों, इस विषय में बात करेंगे। मुख्यतः मैं बता दूं कि इस विषय का बेस जो हमारा होगा, इस क्लास का हमारा जो मुख्य उद्देश्य होगा वो ये होगा कि हमें जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच तालमेल को समझना है। कोलिजियम सिस्टम कहीं ना कहीं एक तालमेल का परिणाम है। अगर तालमेल बहुत ही अच्छा होगा, तालमेल एक सकारात्मक होगा, तो निश्चय है वो डेडलॉक आने में देरी होगी या डेडलॉक नहीं आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं। ओके, तो वास्तव में कोलिजियम सिस्टम है क्या। एक लेमैन की तरह, एक बेसिक व्यक्तियों की तरह हम समझते हैं कि ये कोलिजियम सिस्टम है। दोस्तों, ये सिस्टम बेसिकली क्या करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, अपॉइंटमेंट करता है, ट्रांसफर करता है जजेस का। और याद रखना है, ये कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू काम नहीं करता। ये कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू काम नहीं करता। और ठीक है, तो ये बात आपको कहीं ना कहीं से पहले ही आपको बिंदु से समझ में आने लगी है कि ये इंडिपेंडेंट टाइप की सिस्टम की बात हम करने वाले हैं। In this type of appointment of judges, the collegium will recommend the names of the candidates to the central government. मान लीजिए कोलिजियम सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक ये 5 मेंबर्ड बॉडी है। ये क्या करती है, गवर्नमेंट के पास अपने सुझाव देती है कि फला व्यक्ति को आपको जजेस, सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जजेस आपको नियुक्त करना है। गवर्नमेंट उन विचारों पर अपनी संस्तुति देती है और वो वापस से कोलिजियम के पास आता है और फिर फाइनली अपॉइंटमेंट होता है। तो ये कुछ सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट जजेस आर रिकमेंडेड बाय द कोलिजियम, जिसमें सीजीआई खुद होते हैं और 4 सीनियर जजेस होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो कोलिजियम होती है हमारी, वो 5 मेंबर्ड बॉडी होती है, जिसमें चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के और 4 सीनियर मोस्ट जज। और सुप्रीम कोर्ट की अगर बात मैं आपसे बोलूं तो वहां पर सीजीआई के अलावा 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। दोस्तों, अब हम आपसे बात करेंगे कि वास्तव में कोलिजियम सिस्टम आज ऐसा दिख रहा है, क्या पहले से ही कोलिजियम सिस्टम ऐसा था, आजादी के टाइम से के बाद से ही ऐसा हो गया था। तो देखते हैं कि इसका इवोल्यूशन कैसे।
इस सिस्टम तक हम लोग आ कैसे पाए? तो दोस्तों मैं बात करता हूँ 1950 से 1973 की बात की, जस्ट आजादी के बाद के टाइम की बताता हूँ। 1973 तक हमारा क्या था कि एक जस्ट आम सहमति होती थी। उस दिन की सरकार आखिर जो सरकारें होती थी और सीजेआई अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उनके द्वारा जजेस को नियुक्त कर लिया जाता था। एक जनरली ऐसा कन्वेंशन लोगों ने माना था, ऐसा सिस्टम था कि जो सीनियर मोस्ट जजेस थे, ऐसा आज भी हालांकि हुआ है कई बार, एक दो बार ऐसा होता है कि जो सीनियर नहीं है वो सीजीआई नहीं बन पाते, उनको जनरली क्या है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई बनाया जाता था। ये आपको पता है कि जनरल एक ट्रेंड था। दोस्तों हुआ क्या, 1973 की मैं बात बताऊं, 1973 की दोस्तों अगर मैं बात बताऊं तो 1973 में एक जस्टिस हुए एएन रे साहब। ये सीनियर भी नहीं थे और उनको सीजीआई बना दिया, उनको सीजीआई बना दिया गया। अब कहीं ना कहीं से वायोलेशन हुआ कि एक जूनियर जजेस सीजीआई कैसे बन सकते हैं, क्योंकि उनसे भी कई सीनियर थे। तो यहां से टसल शुरू हुआ, यहां से लड़ाई शुरू हुई, यहां से क्लैश शुरू हुआ। किसका? एग्जीक्यूटिव का, एग्जीक्यूटिव बॉडी अर्थात कार्यकारी संस्थाओं के बीच और जुडिशरी के बीच एक टसल शुरू हो गई। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं कि आगे अर्थात कैसे हुआ। 1982 में जब ये ऐसी केस हो गई तो 1982 तक ऐसा सिस्टम चलता रहा, और 1982 में क्या हुआ, एक फर्स्ट जज केस आता, फर्स्ट जज केस एक दायर किया गया जिसको एसपी गुप्ता केस भी के नाम से भी जाना जाता है। अब इन्होंने तो अपनी डिसीजन लिए, सुप्रीम कोर्ट ने दो डिसीजन दिए। जो पहला उन्होंने डिसीजन दिया, व्हेन आस्क्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वेदर द वर्ड की कंसल्टेशन, और जो कि आर्टिकल 124 में लिखा गया है उसका मीनिंग कॉन्करेंस है। वास्तव में दोनों का शाब्दिक अर्थ एक ही है। कंसल्ट करने का मतलब होता है क्या सीजेआई प्रेसिडेंट से कंसल्ट करेगा या प्रेसिडेंट सीजेआई से कंसल्ट करेंगे। तो आगे उन्होंने समझाया कि द सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्ड दिस एंड डिनाइड सेइंग दैट द कंसल्टेशन डज नॉट मीन द कॉन्करेंस। इन दोनों शब्दों का वास्तव में शाब्दिक अर्थ सेम नहीं। और दोस्तों इधर पर इन्होंने क्या बोला, द प्रेसिडेंट वाज नॉट बाउंड टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट के फैसलों, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के साथ कंसल्ट करने के लिए बिल्कुल भी बाउंड नहीं। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर हम एग्जीक्यूटिव को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं, थोड़ी सी वेटेज मिल गई, एक बार कह सकते हैं। अगली बार उन्होंने क्या कहा, another important point in discussion in this case was part where the Supreme Court decided that High Court judges can be transferred to the any other High Court of the state even against his will। कोई भी कहीं भी जज हाई कोर्ट पे जो काम कर रहे हैं वो कहीं भी ट्रांसफर हो सकते हैं अगेंस्ट हिज विल, अपनी इच्छा के अनुसार भी वो नहीं हो सकते, अर्थात अपनी इच्छा के विपरीत वो कहीं भी जा सकते थे। तो वास्तव में कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तो पहली चीज आपको समझ में आ गई कि कंसल्ट ऑन कॉन्करेंस, इस वर्ड में आपको डिफरेंस समझना होगा कि दोनों वर्ड एक नहीं थे सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग। हालांकि दोनों का शाब्दिक अर्थ सहमति ही है, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट की सुप्रीम कोर्ट से अगर नहीं बन रही है तो वो बाउंड नहीं है, डिसीजन अपने हिसाब से वो ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव को वेटेज मिला, ये मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ। ये फर्स्ट जज केस 1982 की बात में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आगे क्या हुआ, सेकंड जज केस हुआ 1993। ये किसने फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के माध्यम से ये पिटीशन फाइल हुई, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजन को ओवररूल किया। और क्या कहा, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, उन्होंने कहा कि जो हम लोग कंसल्टेशन और जो कॉन्करेंस बोल रहे थे वो ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है या लगभग सेम है। दस बाइंडिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विथ, मतलब अब बाइंडिंग है कि भाई प्रेसिडेंट बाइंड है, वो बाउंड है, दैट मीन्स वो चीफ जस्टिस से कंसल्ट करेंगे। और कहीं ना कहीं कोलिजियम इसी का परिणाम है। कोलिजियम की बर्थ यहीं से होना शुरू हो गई, अर्थात कोलिजियम में भी कहीं ना कहीं कंसल्टेशन को बड़ी वेटेज दी गई है। अर्थात कोलिजियम रिकमेंडेशन करेगी,
फिर क्या करेगी गवर्नमेंट, अपने सुझावों को पहुंचाएगी, देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे, सीजीआई के साथ फाइनली कंसल्ट करेंगे और जजेस का अपॉइंटमेंट। ठीक है, हाई कोर्ट के केस में क्या होगा कि वहां के रिस्पेक्टिव गवर्नर के साथ प्रेसिडेंट और वहां की जो हाई कोर्ट की जजेस हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनके साथ कंसल्टेशन होगा और फिर फाइनली जजेस का रिक्रूटमेंट होगा। तो अब आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं से हम सहमति की ओर जा रहे हैं। पहले कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव को बढ़ावा था। पहले बिल्कुल शुरुआत में क्या कहा था, जब रे साहब हुए थे तो उन्होंने कहा कि भाई कोई भी एक जज बन सकता है, एकदम से ऐसी कथा हुई। लेकिन नहीं, सेकंड जज केस के बाद ऐसी कुछ चीजें समझ में आने लगी कि नहीं भाई, अब ये जो कंकरेंस और 124 में जो कंसल्टेशन वर्ड लिखा गया है वो लगभग ऑलमोस्ट एक ही है कि कंसल्टेशन और कॉन्करेंस एक ही है, अर्थात सहमति लेना जरूरी हो गई, वो बाउंड हो गई चीजें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, थर्ड जज केस 1998 में, और इसमें क्या हुआ, इन्होंने क्या कहा कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट वाज इश्यूड क्वेश्चनिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड, जो ये वर्ड थे, ठीक है, 124, 217 और 222। दोस्तों ये जो पहली बार इस तरह की वीडियो देख रहे हो मेरे दोस्त, मैं उनको बता दूं, संविधान 124 सुप्रीम कोर्ट में जजेस के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, और 217 और 222 ये हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति से रिलेटेड है। तो अगर आपको पॉलिटी में बिल्कुल भी आप लेमैन हो तो कम से कम इतना नॉलेज रखना चाहिए आपको कि 124 जो है वो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है और 217 और 222 हाई कोर्ट का आर्टिकल। तो अर्थात इसमें क्या डिसीजन लिया गया, इसमें क्या डिसीजन लिया गया, द चीफ जस्टिस वुड नॉट बी ओनली एज अ पार्ट ऑफ द, जो कंसल्टेशन होगा, जो राष्ट्रपति के साथ अब कंसल्टेशन होगा वो सिंपल सीजीआई का नहीं होगा। सीजीआई इज नॉट होल सोल अथॉरिटी, नहीं मिलेगी उनको। उनमें कौन होगा, एक कोलिजियम होगा, एक बॉडी होगी जो क्या होगी, जिसमें कि 4 मोस्ट सीनियर जजेस होंगे, सीनियर मोस्ट जजेस होंगे ऑफ सुप्रीम कोर्ट के। अगर 2 भी विपरीत हो जाते हैं तो सीजीआई रिकमेंडेशन नहीं कर सकते, अर्थात पूरी कंसेंसस चाहिए, पूरी सहमति चाहिए, तभी कोलिजियम के नाम आगे जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं से अभी ये समझ में आने लगा कि नहीं भाई, सहमति बड़ी जरूरी है। एक समय हम बात कर रहे थे कि सहमति की जरूरत ही नहीं है, अब हम धीरे धीरे सहमति की ओर आ रहे हैं। तो उस तरह से आप देख रहे हैं कि सिस्टम को हम लोग ट्रांसपेरेंट बनाने की ओर जा रहे हैं आगे। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है तो रिफॉर्म हो रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी आ रही है सिस्टम में। चलिए, हालांकि पूरी तरह से अभी भी कॉलेजियम सिस्टम में बहुत दोष हैं, हमने डिस्कस कर लिए हैं कि डेडलॉक की कंडीशंस हैं, लेकिन इन डेडलॉक को कैसे हटाया जाना चाहिए उसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं कॉलेजियम सिस्टम। जैसे कि मैं बता दूं, थर्ड जजेस के बाद कॉलेजियम सिस्टम आया। In the system of appointment of judges, the collegium will recommend the name of candidates to the central government. Also, the central government will send the name of the proposed candidates for the consultation. The appointment process take a long since. अब इसमें जो थोड़ा सा दोष मुझे कहीं से नजर आता है और आप लोगों को भी दोष है कि ये बड़ा ही लॉन्ग प्रोसेस है। जैसे आपने क्या है कि कोलिजियम ने नाम भेज दिए और नाम ये बहुत दिनों तक आई नहीं, क्योंकि टाइम फ्रेम नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको ड्रॉबैक एक नोट करना हो तो टाइम फ्रेम का बड़ा एक दोष है, बड़ा ही एक दोष। If the collegium resend the same name again, then the government has to give assent to the names. और अगर collegium by the way लेट हो रहा है और फिर से नाम दे दे तो उनको फिर ये संस्तुति देनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा गवर्नमेंट के साथ ये प्रेशर है। तो आप देख रहे हैं यहाँ अभी जो है कोलिजियम सिस्टम में जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाया जा रहा है, हल्का सा इंडिपेंडेंसी की ओर बढ़ रहे हैं। एक टाइम पे एग्जीक्यूटिव बहुत पावरफुल थी, अभी आप देख रहे हैं कि जैसे आप बिल गया प्रेसिडेंट के पास, उसको अपना सेकंड टाइम गया तो अपनी संस्तुति देनी होगी। इसी तरह से अगर कोलिजियम से कोई जजेस का नाम गया तो फिर उसको संस्तुति देनी होगी। तो कहीं ना कहीं से आप देख रहे हैं कि अगर ऐसा है तो जजेस के पास एक नेपोटिज्म डेवलप हो सकता है। कोलिजियम सिस्टम में एक नेपोटिज्म होने की संभावनाएं हो जाती हैं। ये दोस्तों आपको बात क्लियर हो जानी चाहिए। आगे हालांकि मैंने लिखा भी हुआ है इसको स्लाइड पर अपनी कि क्रिटिसिज्म क्या है कोलिजियम सिस्टम के। एक तो ये लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, कोई ऐसा नहीं कि कितना देर में डिसीजन आएगा, कितना देर में नहीं आएगा, कोई ऐसा नहीं है। और नेपोटिज्म का स्कोप है, भाई भतीजावाद हो सकता है। अब एम्ब्रॉयलमेंट हो सकता है इन पब्लिक कंट्रोवर्सी, झगड़े हो सकते हैं।
झगड़े, एम्ब्रॉयलमेंट अर्थात झगड़े हो सकते हैं भाई, कंट्रोवर्सीज हो सकते हैं कि इनके पिताजी जज रहे तो कोलिज्म में इनका रिकमेंडेशन गया होगा और ऐसा हो गया होगा। और कहीं ना कहीं से यहाँ पर बहुत सारे जजेस को और बहुत सारे एडवोकेट्स को जिनकी एक तरह से जैक नहीं, अगर हम देसी भाषा में बोलें, उनके फिर रिकमेंडेशन, उनके रिक्रूटमेंट होने में भी प्रॉब्लम हो रही होगी। ये बिल्कुल आपको बात समझ में आनी चाहिए। तो दैट इज द मेन ड्रॉबैक्स ऑफ द कोलिजियम सिस्टम, दैट देयर इज अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, देयर इज नेपोटिज्म, देयर इज लड़ाई टाइप का झगड़ा, एंड द लास्ट इज देयर इज ओवरलुक, और वी कैन से देयर इज द opaqueness of the junior judges, or we can say the advocates. अब चलिए एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि इंडिपेंडेंसी कहीं ना कहीं से हमें खोती हुई यहां नजर आ रही है। तो उसके बाद ये 2014 की बात मैं आपको बता रहा हूं। 2014 में क्या हुआ, एक NGAC, नेशनल जुडिशियल कमीशन एक्ट 99 हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसके द्वारा किया। और उन्होंने क्या कहा, इस सिस्टम ने क्या कहा, इस पार्लियामेंट्री जो प्रोसीजर था, उन्होंने क्या कहा, इस बिल ने क्या कहा बेसिकली कि कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस कर देना चाहिए। अर्थात अभी भी बैलेंस बना के चलना चाहिए एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को। मैं वापस से बात करूंगा, एक समय में एग्जीक्यूटिव ज्यादा थी, आज की डेट पे कॉलेजियम अगर है तो कहीं ना कहीं से जुडिशरी पावरफुल होती नजर आ रही है। तो हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा कि कहीं बिल्कुल झुकाव ना हो और ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो, बिकॉज किसी डेमोक्रेसी के लिए ट्रांसपेरेंसी इज वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होना चाहिए। चलिए, तो आर्थिक ये एनजीएसी था क्या? ये भी वही काम करेगा, ये भी अपॉइंटमेंट करेगा जजेस के, सेंट्रल जजेस के अर्थात सुप्रीम कोर्ट के जजेस के और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए यूज होगा। और इसमें हो गया क्या, सीजीआई होंगे, बिल्कुल सही है, 2 जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, लॉ मिनिस्टर होंगे। देखिए एग्जीक्यूटिव का आने लगा वेटेज, और 2 इमीडिएट मेंबर्स दैट आर चूजेस बाय द सिलेक्शन कमेटी। तो सिविल सोसाइटी के लोग हो सकते हैं, ये सिविल सोसाइटी के लोग होंगे। तो कहीं ना कहीं से यहां से हम लोगों ने स्टेब्लिश कर दी है बॉडी। और क्यों स्टेब्लिश की? ताकि हम लोग को ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मिल सके ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जो कि आए दिन डेडलॉक की कंडीशन आती थी। तो लोगों को लगा कि नहीं भाई, अब बैलेंस बना के काम चलना चाहिए, और पार्लियामेंट ने काम किया। बट इट वाज स्ट्रक डाउन by the Supreme Court on the grounds that it was against the independence of judiciary. That is the principle of basic structure. हमारा जो संविधान का मूल ढांचा है, उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने ये ग्राउंड दिया कि नहीं भाई, ये बिल्कुल ही तथ्यात्मक विरोध है, ये बिल्कुल स्वतंत्र निकाय की तरह काम ही नहीं कर सकती जुडिशरी अगर यहाँ पर लॉ मिनिस्टर या इमिनेंट सिविल सोसाइटी के लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया। वो फिर अपने नाम रिकमेंड करेंगे और हमें हो सकता है बाध्य होना पड़ जाए, एग्जीक्यूटिव के आगे हमें झुकना पड़ जाए, और फिर उनके जजेस हम लोग नियुक्त करने लगेंगे। तो क्योंकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का इन्वॉल्वमेंट हो गया इस प्रोसेस के अंदर, तो एनजीएसी का खैर अभी रोल खत्म हो गया है, और अभी भी कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है। दोस्तों, मैं आपको फाइनली ये बात बताना चाहता हूं कि कॉलेजियम सिस्टम अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें टाइम फ्रेम का ध्यान रखना चाहिए। जो हमारी पेंडेंसी ऑफ केसेस है उसको हमें कम करना है, तो कॉलेजियम सिस्टम को फास्ट मूव कराना होगा। कोई भी नेपोटिज्म की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, इसलिए इस सिस्टम को ऐसा इंस्टीट्यूट बनाना है हमें ताकि इंडिपेंडेंट हो जाए, एग्जीक्यूटिव भी रहे, जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट रहे, और कुछ ऐसे सपोर्ट मिले लोगों के ताकि ये बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट की तरह, एक स्वतंत्र निकाय की तरह काम कर सके। मीन्स क्वेश्चन देखते हैं, GS2 का पार्ट है ये कॉलेजियम सिस्टम, क्योंकि पॉलिटी का पार्ट है। डू यू एग्री विथ व्यू दैट कॉलेजियम सिस्टम रिक्वायर्स reconsideration, give reasons in support of argument? क्या आपको लगता है कि कॉलेजियम सिस्टम को एक बार फिर से रिकंसिडर करा जाना चाहिए? तो आपके प्रोस एंड कॉन्स लिखने, यस है। कॉन्स में तो आपको दिखाई देते हैं, जो कॉन्स क्रिटिसाइज मैंने किया वही सारे कॉन्स हैं कि भाई यहाँ पर नेपोटिज्म है, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक जजों का एक दबाव कह सकते हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो हमारी टैलेंटेड क्लास है, उसका हो सकता है जैक अगर ना हो तो वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाएंगे।
कॉन्स इस तरह से कह सकते हैं, मतलब कॉन्स दैट मींस प्रोस इस तरह से इसके रिस्पेक्ट में कह सकते हैं, कोलिजन के रिस्पेक्ट में, कि अगर एग्जीक्यूटिव आएगी तो उनका फिर एक दबाव हो सकता है। तो फाइनली हमें कंक्लूजन इस बात पे लिखना है कि इंडिपेंडेंट निकाय होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि रिक्रूटमेंट्स नहीं हो रहे हैं और जजेस के नंबर बढ़ने चाहिए ताकि पेंडेंसी ऑफ केसेस कम हो, आम आदमी की जो चीजें हैं उसको जल्दी सॉल्व हो। तो इस तरह से कुछ आप क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिए और इस पर कमेंट करिए अगर आपको कोई डाउट आता है। हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को हम लोग दूर कर पाए। दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और दोस्तों हम लोग अभी अर्ली बर्ड फेज में है, अर्ली अपने फेज में है, तो प्लीज आप लोगों का हमें सहयोग, आप लोगों का हेल्प चाहिए। प्लीज इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। तो थैंक्स अ लॉट दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।